नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। जैसा कि हम लोग इसके पहले 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके थे, उसी तरह आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है 2019, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। ध्यान से देखना, आराम से सॉल्व करते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जितने भी मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसी पर रिपीट किए जाते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट पर रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से नहीं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसके लिए दो मेथड है। या तो आप एक काम करो, या तो आप सबसे पहले क्या करो, 11 से लेकर 50 के बीच का नंबर देख लो, और या तो क्या करो कि जितने भी 7 से डिवाइजेबल हैं, जितने भी 7 से डिवाइजेबल हैं वो लिख लो पहले। ठीक है, तो 7 से सबसे पहले हम अगर बात करें तो कौन कौन सा नंबर डिवाइजेबल होगा। पहला हम कह सकते हैं 14, उसके बाद में फिर 28, उसके बाद में फिर 35, उसके बाद में फिर 49, और फिर क्या होता है 42। ये ऐसे नंबर हैं जो 7 से क्या है, डिवाइजेबल हैं। ठीक है, 7 से क्या है, डिवाइजेबल हैं। 63 भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, बट इसमें क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। मतलब 3 से वो क्या है, डिवाइजेबल नहीं है। तो 3 से 14 नहीं है, 28 भी नहीं है, और 3 से 35 भी नहीं है, 3 से आपका 49 भी नहीं है, लेकिन 3 से क्या है, 42 है। इसी तरह 63 भी 3 से क्या है, डिवाइजेबल है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि 7 से विभाज्य होने वाले मात्र 4 नंबर हैं। कितने हैं, 4 नंबर हैं। इसके पहले आप 7 से और कोई भी नंबर्स आप देख लो, आप चाहे जो नंबर्स हो, वो क्या होगा कि 3 से डिवाइजेबल होगा। बट ये 4 नंबर ऐसे हैं कि 7 से तो डिवाइजेबल हैं बट 3 से नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। 4 ऐसे नंबर्स। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। आपको क्वेश्चन 37 दिया गया है। 37 में दिया गया है ए क्या है, बी से अमीर है। तो देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए क्या है, बी से अमीर है। ठीक है, ये जो है वो बी से अमीर है। इसके बाद में फिर सी ए से अमीर है। सी किससे अमीर है, ए से। ठीक है, उसके बाद में फिर डी सी से अमीर है। डी सी से अमीर है। इसके बाद में ई सबसे ज्यादा अमीर है। ई क्या है, सबसे ज्यादा अमीर है। मतलब इसका अगर हम लोग सारणी बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, ई और ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद क्या आएगा, ये आएगा, और ये के बाद क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, कुछ इस तरह से ये बनेगा सीरीज। तो इसमें पूछा है अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए, उपरोक्त, ठीक है, तो किसका स्थान मध्य होगा, किसका स्थान मध्य होगा। तो देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो 2 इधर से कट कर दो, 2 इधर से कट कर दो, बीच में क्या बचा, 3 बचा। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, मध्य पूछा है ना, कि मिडिल कौन सा होगा, जो इसका सेंट्रल पोजीशन होगा वो कौन सा होगा। तो ये क्या है, 5 है, तो 2 इधर से कट कर दो, 2 इधर से कट कर दो, बीच में क्या बचा, एक यही सी बचा। तो सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 38 का। तो 38 जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। ठीक है, कोई चिड़ियाघर है जिसमें क्या है, खरगोश और कबूतर दोनों रहते हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं। अगर उनके सिर की गिनती की जाए तो कितना है, टोटल 200 है। और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनका योग कितना आता है, 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, इसको हम बताना है। तो देखो, सपोज दैट अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करें, हम लोग टोटल हेड कितना दिया है, टोटल हेड कितना दिया है, 200 दिया है, 200 सिर है। और टोटल जो उसमें पूरे के पूरा
जो इनका योग है वो कितना है टोटल, यदि उनके पैरों को गिना जाता तो इनका क्या है 580, मतलब टोटल लेग की अगर बात किया जाए तो कितना है 580। ठीक, अब देखो अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग अगर पिजन और रैबिट्स जो हैं इनका जो नंबर्स है अगर यक्स और वाई मान लें, अगर पिजन और रैबिट जो है खरगोश और कबूतर इनका जो नंबर्स है उसको हम लोग एक्स और वाई मान ले, तो अगर हम इसको एक्स मान ले और इसको क्या मान ले वाई मान ले, ठीक है, इक्वल क्या हो 200, इक्वल क्या हो 200। ठीक, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो योग कितना होता है 580। अगर हम इनके पैरों को काउंटिंग करें जो कबूतर हैं और खरगोश हैं तो देखो सीधी सी बात है, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और खरगोश के कितने होते हैं 4, तो ये 4y हो जाएगा, और टोटल कितने पैर हैं 580 हैं, 580 हैं। अब क्या करो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको सिंपली क्या है अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और दोनों 18 तो 290। अब इस बेसिस पर तो x x क्या हो गया कैंसिल हो गया, x x आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या y, तो ये माइनस वाई इक्वल, इसको सबट्रैक्ट करके कितना आएगा 90 आएगा, ये आपका क्या आ गया 90 आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया 90 आ गया। अब इस y का वैल्यू क्या करो, इस y का वैल्यू जो है इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, इस y का वैल्यू क्या करो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो चलो देखो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल 200, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 90 इक्वल 200, ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये अगर 200 में से 90 को घटाओगे तो 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा। और यक्स हम लोगों ने क्या माना, यक्स हमारा क्या है कबूतर है, यक्स क्या है कबूतर है, ठीक है, यक्स क्या है आपका कबूतर है। और इसमें क्या पूछा था कि चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो यक्स क्या है कबूतर है, और आपका कितना आ गया 110 आ गया, कितना आ गया 110, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक, देयर आर 110 pigeons इन द जू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप चले जाओ 8th क्लास में एनसीईआरटी उठाओ, वहां से क्या है सिंपल फार्मूला लगाओ a इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, या तो आप ये रख करके सॉल्व करो, फिर क्या करो आप सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालो, अदरवाइज वहां पर आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। तो इसका ट्रिक देखो क्या है मैं बता रहा हूँ ठीक है, इसने क्या कहा है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, और पूछा क्या है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में अगर हम 5 को 20 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी यहां पर क्या करो, यहां पर सिंपल 5 इयर्स 5 इयर्स 5 इयर्स और 5 इयर्स, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, इन टोटल को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 वर्ष ना, इन टोटल को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 वर्ष, और इसमें पूछा कितना है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। अब देखो अगर एक ये क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में क्या होती है दुगनी होती है, कितना होती है दुगनी, और कितने टाइम बाद 5 वर्ष बाद। तो अब जरा सोचो कि अगर ये आपका शुरू में ये यहां पर क्या है 2 होगा, इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा 4 होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा 8 होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा 16 होगा ना भाई। अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो फिर अगला 5 साल में क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा भाई। जैसे आपको 2 रुपए हैं अभी आपके पास, तो फिर क्या होगा 2 रुपए अगर अभी है और 5 साल बाद फिर क्या होता है डबल हो रहा है तो क्या होगा 4 रुपए होंगे, फिर 2 अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा 8 होगा, फिर अगर डबल हो रहा है तो क्या होगा 16 होगा ना, सिंपल सी बात है 16 होगा। अब ये क्या है ये लास्ट 20 ईयर्स है, ये लास्ट क्या है 20 ईयर्स है। अब इसमें कितना दिया है 12 दिया है, कितना दिया है 12 दिया है, कुछ मत करो 12,000 गुणे 16 कितना आ गया 192000, ये आपका आ गया आंसर। कोई माथा पच्ची नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल आपका क्या है 5 वर्ष बाद दुगनी हो जा रहा है, और 20 वर्ष तो 5 से अगर 20 को डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा, यानी
और दो को अगर 4 टर्म में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है, और 16 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप चले जाओ, ये जो फार्मूला ये इक्वल P1 प्लस R बाई 100, इन सभी को पुट करो, उसके बाद में क्या करो सॉल्विंग लाओ। वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है बट उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया गया है भिन्न इसमें से पहचानना है कि कौन सा डिफरेंस है। तो ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम लोग 22 भी सॉल्व किए हैं, 20 भी सॉल्व किए हैं, 21 भी सॉल्व किए हैं, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन देता है। देखो बहुत ही आसान है, बी और डी देखो, तो बी और डी, बी का वैल्यू कितना होता है 2, डी का वैल्यू 4, ऐड करो कितना आएगा 6 आएगा, यानी ये इसका 6 आ गया। एफ का देखते हैं, एफ आपका कितना है, क्योंकि इसके इक्वल भी 6 है। एफ आपका कितना है, एफ और एच, एफ आपका कितना है 6 है, एच कितना है 8 है, इतना 14, यानी ये भी दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, जेएल की बात कर लेते हैं कि जेएल क्या दिया गया है, तो जे और यल, जे का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, यल का वैल्यू कितना होता है 12 होता है, 10 12 22, यहाँ पर 22 है। ठीक है चलो ये भी सही है। लास्ट में डी क्या होगा आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि डी ही नहीं मैच हो रहा है, एन और पी चलो चेक कर लेते हैं। एन कितना होता है, एन आपका 14 होता है और पी आपका 20 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये आपका 4 हो गया और ये आपका क्या हो गया 34 हो गया, और यहाँ पर क्या दिया है 31 दिया है, मतलब ये क्या है आपका डी आपका क्या है रॉन्ग। यही क्या है इन सभी से डिफरेंस है, इन सभी से क्या है डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का दे देते हैं, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 47 दिया गया है, ये भी हर साल क्वेश्चन आता है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ कोड चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन सब टाइप के क्वेश्चन को रट लो, ट्रिक जान लो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसने कहा है रोज को अगर इतना, टेल को अगर इतना, और PRECH को इतना, तो इतने को कितना लिखेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग रोज की बात करते हैं, तो रोज ROS E, रोज, रोज को क्या है 6 8 2 1। ठीक है, ये हो गया रोज। अब चेयर की बात करते हैं, CHAIR, चेयर, इसको कितना लिखते हैं 7 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका चेयर हो गया। इसके बाद में PRECH, इसको क्या लिखते हैं 9 6 1 4 3। तो अब बताना है कि सर्च का क्या होगा, SEARCH। ठीक है, SEARCH का कूट क्या होगा, कौन सा कोड बनेगा। तो देखो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आपका क्या है यहाँ पर यस है, यस कितना है आपका, यस आपका 2 है, यस कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर ई कितना है, ई ई कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। ए कितना है, ये आपका 4 है, कितना है 4 है, ये आपका क्या है 4 है, सिंपल। ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। फिर आर कितना है आपका, आर आपका 6 है, चाहे आप यहां से देख लो या यहां से देख लो, आर का वैल्यू क्या है 6 है, तो आर का क्या हो गया 6 हो गया। सी का वैल्यू कितना है आपका, सी का कितना दिया गया है 7 दिया गया है, कितना दिया गया है 7 दिया गया है। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आपका 3 दिया गया है, कितना दिया गया है 3, तो ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 2 1 4 6 7 3। ठीक है, 21 46 73, तो 21 46 73 आपका ये ऑप्शन क्या होगा राइट, ये आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि ये भाई है बी का, यदि ये जो है भाई है बी का, सी पिता है ये का, और डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है। तो देखो सबसे पहले ये जो है वो भाई है किसका बी का, ये जो है वो भाई है बी का। ठीक, कितना समझ में आया, ये जो है वो भाई है बी का। इसके बाद में फिर इसने क्या कहा है, सी पिता है ये का, सी जो है वो क्या है फादर है, सी जो है वो क्या है पिता है, और ये क्या है भाई है, और डी भाई है ई का, जो डी है वो क्या है ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है।
ई का भाई है। ई पुत्री है बी की, मतलब बी की जो है ई क्या है, बेटी है। ये क्या है, बेटी है, ठीक है। डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये और बी ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। और अगर भाई की बेटी जो है, भाई की बेटी अगर ई है, तो जाहिर सी बात है कि इसके चाचा कौन हुए, ए हुए। इसके चाचा कौन हुए, ए हुए। और अगर इसके चाचा ये हुए हैं तो ई जो है, ई का जो डी है वो ई का क्या है, भाई है। तो अगर ई के चाचा ये हैं तो डी के भी चाचा कौन होंगे, ए होंगे। डी के चाचा कौन होंगे, ए होंगे। यानी आपका ये क्या है, राइट आंसर, ठीक है। ये इसके चाचा हो गए, ये इसके चाचा हो गए, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक साल में कितने दिन होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल डे की बात करें तो टोटल 52 वीक्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं ना टोटल। कितने वीक्स होते हैं, 52, टोटल 52 वीक्स होते हैं। अब 52 वीक्स का मतलब कितना हो गया, 364। और 364 में अगर एक को ऐड कर दे कितना होगा, 365 होगा। कितना होगा, 365 हो जाएगा एक साल में। इसी तरह 1 जनवरी 1996 की बात करें तो 1 जनवरी 1996 में क्या है, 365। और 365 में एक ऐड कर दो, मतलब आज रविवार था तो कल क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 53 अन्य संख्याओं में से भिन्न संख्या को क्या करना है, चुनना है। अन्य संख्याओं में से भिन्न संख्याओं को चुनना है। तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपली हम लोग 23 आई मीन 27, 64, 125 और 144 ये दिया है। अब देखो इसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है ना। इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, बट इसका क्या होता है, इसका क्यूब रूट नहीं होता है। तो मतलब 144 क्या है, इन सभी से डिफरेंस है। डी आपका हो गया, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका डी क्या हो गया, आपका राइट आंसर, क्योंकि 144 का क्यूब रूट नहीं होता है, जबकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपको दिया है, यदि निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है तो निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है, BNLOTSDQ, ठीक है। कुछ इस तरह से कंप्यूटर को लिखा जाता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए इसमें, इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो सी के बाद क्या है, बी है। सी के बाद क्या है, बी है। यानी सी के बाद जो बी है वो क्या होगा, -1। भाई बी के बाद ही तो सी आता है। और एन ओ एम मतलब -1, एल एम -1, ओ पी -1, एस टी यू -1, मतलब इसी तरह ये क्या है, सभी -1 है। सभी क्या है, -1 है, ठीक है। सभी क्या है, -1 है। अब जब सभी -1 है तो क्या इसी तरह सॉफ्टवेयर पर भी ये रूल्स फॉलो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, SOFTWARE, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब चलिए इस पर फॉलो करते हैं कि ये रूल्स जो है वो इस पे काम करता है या नहीं काम करता है। तो सबसे पहले यस से पहले क्या आता है, आर यस, तो ये हो गया -1। ओ के पहले क्या आता है, यन आता है। ओ के पहले क्या आता है, यन आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, ई एफ। उसके बाद में टी के पहले क्या आता है, यस आता है। डब्ल्यू के पहले क्या आता है, वी आता है। ए के पहले क्या आता है, जेड आता है। ए के पहले क्या आता है, जेड आता है। और आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, क्योंकि पी क्यू आर है। ई के पहले डी आता है। यानी टोटल क्या आया, आर एन ई एस बी जेड क्यू डी। कुछ इस तरह से इसके क्या आ गए, कोड आ गए। और ये कोड कौन सा है भाई, देख लो, इसमें से जो भी मिल रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। तो इसमें देख लेना जो भी होगा कौन सा मिल रहा है, आर एन ई एस बी जेड क्यू डी, यानी आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है भिन्न, आपको इसमें से भी क्या करना है, डिफरेंस पहचानना है। तो देखो इसका डिफरेंस क्या होगा, देखते हैं। तो इसमें क्या है कि 398, 500
79 और 885 और 696 दिया गया है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। 56 को सिंपल देखो, इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो इसका कोई क्यूब रूट भी नहीं बनना है, ना ही स्क्वायर रूट। अच्छा एक काम करें, देखो 3 9 8 इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा, 9 8 17 3 20। ठीक है, इसी तरह 5 7 9 इसको ऐड करो कितना आएगा, 7 5 12 9 21 आ गया। उसके बाद में फिर 8 प्लस 8 प्लस 5 8 8 16 5 21 आ गया। 6 प्लस 9 प्लस 6 कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब ये तीनों जो है वो क्या है, सेम है। ये तीनों क्या है, सेम है। मतलब ये क्या है, इन सभी से डिफरेंस है, क्योंकि यम का सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यम का सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ये क्या हो गया, राइट आंसर। ये क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी और पिता अपने बेटी से 5 गुना बड़े हैं, तो माता एवं पिता की उम्र का योग 135, तो बेटी की उम्र क्या है। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो आप चले जाओ 9th क्लास में एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन से कि माना मतलब आई मीन जो पिता का एज है और माता का एज है उनको एक्स वाई मानो, उसके बाद में आप एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करो। अदरवाइज सबसे आसान तरीका बताएं, बहुत ही इजी। इसमें माता अपनी बेटी से कितनी बड़ी है, 4 गुना। कितनी बड़ी है, 4 गुना, मतलब 4x। कितना, 4x। और बाप कितना बड़ा है, 5, तो 5x। उसके बाद में इन दोनों का योग कितना है, 135। तो इनको ऐड करो, 9x इक्वल कितना हो गया, 135। x इक्वल कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 9 5 जा 45। तो ये आपका क्या हो गया, 15। आपका क्या हो गया, 15। और इसमें आपका 15 कहाँ है, ये है बी। तो ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि वहां बहुत कम टाइम होता है, वहां आप लीनियर इक्वेशन बैठ के लगाओगे तो मतलब एक ही क्वेश्चन में कम से कम आपका 15 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे आसान तरीका था। ये आपका क्या था, सबसे आसान आसान तरीका था, क्योंकि 4:5 इक्वल क्या है, 135 था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4x प्लस 5x इक्वल 135। इन दोनों को सम करो, उसके बाद में 135 को क्या करो, 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो अब कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 65 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 दिया गया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो आपको क्या दिया गया है, 65 दिया गया है। 65 में कहा गया है कि दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी यानी डिफरेंस इसको कहते हैं, बराबर है। तो देखो ये सीधा सीधा क्या है, फार्मूला है। ये सीधा सीधा क्या है, फार्मूला है। ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, इसका सीधा सीधा फार्मूला ये इंटरसेक्शन बी होता है। ये सीधा सीधा फार्मूला है, एनसीईआरटी का बुक उठा करके देख लो, उसमें सीधा सीधा ये फार्मूला लिखा हुआ है। अदरवाइज आप लोगों को सॉल्व करने का शौक है तो देखो सिंपली क्या करोगे, सॉल्व करने का भी ट्रिक देख लो। ए माइनस ए डिफरेंस बी है, ठीक है, ये दिया है। अब इसको क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में फिर क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब इसको क्या करो, इसको जैसे ही ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, ये और ये कॉम्प्लीमेंट ये सेम हो गया। लास्ट में आपका क्या बचा, ये इंटरसेक्शन बी बचा। तो ये आपका ये इंटरसेक्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 68 था। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें आपको दिया है 68 में, तो सॉरी 67 सॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें दिया है 25 33 72 कुछ इतने हैं कि इनकी माध्यिका और बहुलक का अंतर बताओ। ठीक है, माध्यिका और बहुलक की अंतर बताओ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लें। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लें, तो चलो लिख लेते हैं। और किस में लिखेंगे, अगर हम लोग देखिए तो इसमें कितना है, 25 33 72 कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग फॉर्म में लिख लें। तो 25, ठीक है, देखना कोई छूटे ना, 25 29 29 के बाद में फिर क्या आएगा, 30 आएगा। 30 के बाद में 32 आएगा, 32 के बाद में 33 आएगा, 33 के बाद में
जो है 233 है, ठीक है। 42 है, 42 के बाद में 1 2 3, 3 42 है, 3 42 लिख दो। उसके बाद में फिर क्या आएगा, 45 आएगा। उसके बाद में 45, 45, 45 के बाद में फिर 46 आएगा। 46 के बाद में फिर क्या आएगा, 47 आएगा। उसके बाद में फिर क्या आएगा, 48 आएगा। 48 के बाद में फिर क्या आएगा, 51 आएगा। 51 के बाद में फिर 51, 51, 51 के बाद 52 है। और 52 के बाद में फिर क्या है, 53 है। 53 के बाद में क्या है, 54 है। 54 के बाद में क्या है, 60 है। 60 के बाद क्या है, 65 है। और 65 के बाद में क्या है, 72 है। ठीक, इतने दिए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो चलो बहुलक के लिए क्या करें, बहुलक में जो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो 42 कितनी बार आया है, 3। 42 कितनी बार आया है, 3। यानी बहुलक क्या हो गया, बहुलक आ गया आपका 42। ठीक। अब मध्यिका की बात करते हैं कि मध्यिका क्या है। तो मध्यिका के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टोटल क्या है, 20 है। तो 20 में क्या होगा कि आपका 10 11 पर बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें पर आपका 45 और 11वें पे क्या है, 46 है। ये आपका मध्यिका हो गया। तो मध्यिका के लिए सिंपली क्या करेंगे, मध्यिका के लिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मध्यिका 45 प्लस 46 बटे 2 ऐड करोगे, 6 5 11, 11 हो गया, ये 6 5 11 और 4 4 1 9 2। डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 चौको 8। ये आपका 45.5 आएगा। भैया इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को सेपरेट कर दो। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को कुछ भी मत करो, चुपचाप क्या करो, सेपरेट कर दो। इन दोनों को चुपचाप क्या करो, सेपरेट कर दो। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको आई मीन 45 माइनस 5 को इसको सेपरेट करोगे। इसको ये समझना कि ये इधर है, ठीक है। तो ये आप अगर करोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। ठीक, तो यानी आपका जो है ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 45 में से अगर 2 को तीन मतलब 42 को सेपरेट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। और ये 5 आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन होंगे। मतलब कौन सा ऐसा शताब्दी होगा, सेंचुरी होगा, जिसमें क्या होगा कि वो ईयर में फरवरी का जो दिन होगा वो क्या होगा, 29 दिन का होगा। तो देखो इसको पहचानने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए 400 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से देखो जो भी 400 से डिवाइड हो रहा हो वो आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी आप लोग ट्राई करके देखो तो इसमें कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी ऑप्शंस क्या है, वो 4 से डिवाइजेबल नहीं है। क्योंकि 4 से अगर हम देखें, 4 से अगर हम 22 को देखें, 22 13 को देखें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 5 जा 20, 1 5 13। तो मतलब ये आपका पहला, ये भी नहीं डिवाइजेबल होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो नेक्स्ट दिया गया है वो दिया गया है, यदि कमीज का क्रय मूल्य 8 है, यदि कमीज का क्रय मूल्य, तो यदि कमीज 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, एक तो ट्रिक है और एक आपका क्या है, प्रॉफिट लॉस चले जाओ, दोनों है। तो इसमें कुछ मत करो, सिंपल मैं बता रहा हूं। इसने क्या कहा है कि 10 कमीज है, ठीक है, 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसने मतलब सीधा सीधा ये कहा है कि जो कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट है, कास्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट इक्वल 10 रुपीज। तो एक शर्ट का कितना होगा, एक शर्ट का कितना होगा, 1 रुपया होगा ना। अगर 10 शर्ट का 10 रुपया होगा तो एक शर्ट का कितना होगा, 1 रुपया होगा। इसी तरह इसने क्या कहा है कि एसपी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 8 शर्ट, वो कितना है, 8 है। तो एक शर्ट का कितना होगा, एक शर्ट का कितना होगा। तो अगर इसको डिवाइड करो कितना आएगा, एक पॉइंट कम से कम इतना आएगा। और इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 रुपये 25 पैसे से अगर हम 1 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 रुपये 25 पैसे माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, इतना आएगा। अब इसको क्या करो, इतना आ गया। इसके बाद में क्या करो, अब इसको सिंपली कुछ मत करो, इसका परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट जिसको कहते हैं ना। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है
प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो कितना आया सीपी? 25 आया है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप सिंपली कुछ मत करो, 0.25 बाई, और सीपी हमारा कितना था? सीपी हमारा जो है वो कितना है? 1 है, इंटू 100 है। दिस, ये डेसिमल हटा, जीरो, दिस मतलब कितना है? 25%। कितना आ गया? 25%। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट इसने 70 की बात की है। 70 में विषम युग को चुनिए। विषम युग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंस है। बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, कप चाय, घड़ा पानी। तो देखो, मदिरा जो है वो क्या है? बोतल के इनसाइड होता है, अंदर होता है। चाय जो है वो कप के अंदर होता है। पानी जो है वो घड़ा के अंदर होता है। लेकिन गेंद और बल्ला जो है ये एक दूसरे के अंदर नहीं होते, तो इनसाइड मतलब नहीं होते। तो ये आपका क्या है? बी ऑप्शन क्या है इसमें से? डिफरेंस है। बी ऑप्शन क्या है आपका? इन सभी से डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? फिगर बना लें। ठीक है, फिगर बना लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहा है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग के 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ट्राइंगल, इसने देखो सीधा सीधा क्या कहा? ए बी सी कोई ट्राइंगल है, उसमें क्या कहा है कि ए बी और सी एक सभी क्या है? इक्वल है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले हम लोग एक एक उसको पार्ट को क्या कर लें? सॉल्व कर लें। एक एक पार्ट को क्या कर दें? सॉल्व कर लें। उसके बाद में हम लोगों को पता चलेगा कि ए और बी और सी का अगर वैल्यू जो है हम लोगों का इक्वल आ रहा है तो समझ लो वो क्या हो गया? राइट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए इक्वल क्या करें? बी प्लस सी माइनस 4 कर दें। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, उसके बाद में बी इक्वल क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सी माइनस 4। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ए इक्वल क्या लिख सकते हैं? बी माइनस सी प्लस 4 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें? इस ए का वैल्यू जो है, ठीक है, जो ए का वैल्यू है वो क्या करें? फर्स्ट में पुट कर दे। तो जब ए का वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बी माइनस सी प्लस 4 ए की जगह हो जाएगा। पुट कर दो बी माइनस सी प्लस 4 इक्वल, ये क्या है? बी प्लस सी माइनस 4। तो देखो ये दोनों प्लस प्लस ये तो कट गए, ये माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2c और 4 4 8, यानी 2c इक्वल कितना होगा? 8 हो गया। यानी c इक्वल कितना आ गया? 4 आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो ये c का वैल्यू हो गया। इसके बाद में फिर अब क्या करूं? इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? ये आपका जो, और यहाँ एक थर्ड भी बनेगा ना, यहाँ पर ये हो गया और ये बी हो गया, एक सी भी बनेगा यहाँ पर, सॉरी। तो सी का इक्वेशन क्या होगा? ए प्लस बी माइनस 4, ये इक्वेशन थर्ड आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का वैल्यू तो हम लोगों को चेक करना है। तो अब क्या करो? अब सी का वैल्यू, ये जो हमारा थर्ड और फर्स्ट है इसके साथ सेम क्रियाकलाप जो फर्स्ट और सेकंड के साथ किए थे। तो चलिए जहां पर सी दिया है वहां पर क्या करेंगे? ए प्लस बी माइनस 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ए इक्वल बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी माइनस 4। तो यहाँ पे क्या लिख दें? ए प्लस बी माइनस 4 माइनस 4। ए इक्वल क्या लिखेंगे? बी प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। 2b प्लस ए, और ये कितना? 4 4 8। ठीक, इतना समझ में आया? यानी अगर हम देखें ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बी इक्वल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बी इक्वल क्या आ जाएगा? 4 आ गया। यानी सी और बी का तो इक्वल आ रहा है। अब बात करते हैं ए का। तो इसके लिए क्या करें? ए का फर्स्ट में पुट कर दें, बी और सी का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? बी में 4 प्लस 4 माइनस 4। ए का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब ये समझ के चलो कि आपका इन सभी का वैल्यू क्या आ गया? इक्वल आ गया। अभी क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला जो होता है वो होता है √3/4 और ए स्क्वायर। तो √3/4, ए का वैल्यू कितना है साइड का? 4 इंटू 4, दिस कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 4√3। कितना हो गया? 4√3। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। तो ये तो हो गया एकेडमिक टाइप की सॉल्विंग, ये हो गई एकेडमिक टाइप की सॉल्विंग। अब थोड़ा सा बात कर लें ट्रिक का। अगर हम इस पर थोड़ा सा ट्रिक का बात कर लें कि ट्रिक बेसिस पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना है। ट्रिक के लिए यहाँ पे क्या दिया है? 4 दिया है, और यहाँ पे क्या है?
इसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। कुछ नहीं करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट आपको 3/4 ए स्क्वायर पुट करना है, और 3/4 एग्जाम में 4 × 4 दिस कैंसिल, आपका 4√3 वहां पर आ जाएगा। वहां से ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 73 है। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल इतना इतना है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, वो है बहुत आसान, लेकिन क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लेंगे, या लिख लिए, जो भी इच्छा होगा वो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो लेकिन ट्रिक जरूर याद रखा करो, ठीक है, क्योंकि ट्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिक काम आएगा। अब देखो इसमें क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार के हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल इतना है, तो वर्गों का अंतर देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो नंबर्स हैं ये क्या है, 5:1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक 5 हो गया, एक x और एक क्या हो गया 18x, ठीक है। तीन नंबर दिए गए हैं। अब इसने क्या कहा है, योग, उनके योग कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। और कोई दो नंबर हम लोग एज्यूम कर लें जो क्या है, x और y है। कोई दो नंबर एज्यूम कर लें जो x और y है, और x y का मतलब उनके सम कितना है, 5x। चलिए फर्स्ट हो गया। अंतर, तो x और y कोई दो नंबर माने, इनका डिफरेंस कितना दिया है, x दिया है। इनका डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर ना, अंतर अंतर कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का मतलब x दिया है। ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, काम बन गया, सॉल्व। 2x 4 आई मीन 6 होगा, सॉरी 6 होगा, क्योंकि 5 और 6, 6x, तो x इक्वल कितना हो गया, x इक्वल कितना हो गया आपका, ये आपका जो है x इक्वल कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, x इक्वल कितना हो गया, x 2x और ये 3x। इसको एक काम करो, a और b मान लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर हम लोग इसको a और b मान लें, क्योंकि अभी क्या है कंफ्यूजन हो सकता है, a और b अगर इसको मान लें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगी ना। तो ये 2a हो गया, तो अब ये इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वल आपका क्या हो गया 3, ये इक्वल क्या हो गया आपका 3x, ये इक्वल क्या हो गया आपका 3x। अब क्या करें, a का वैल्यू जो है सिंपल और सिंपल इसी में किसी में पुट कर दें। तो अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो 3x प्लस b इक्वल 5x, यानी b इक्वल क्या हो जाएगा 2x, b इक्वल क्या हो गया 2x हो गया। इतना समझ में आया। अब इस a और b, जो a का वैल्यू 3x आया है और b का वैल्यू कितना आया है 2x आया है, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आप क्या करो पुट कर दो। तो अब पुट करोगे तो कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं कैसे, क्योंकि इसमें क्या है मल्टीप्लाई की बात किया है, इसमें क्या क्या है मल्टीप्लाई, गुणनफल, गुणनफल क्या है 18 है, गुणनफल कितना है 18। यानी अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो 3x इंटू 2x इक्वल कितना है 18x, ठीक है 18x है। तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल 18x, मीन्स x इक्वल क्या हो जाएगा 6 18, x इक्वल कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब अगर x इक्वल 18 आ गया तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसमें इसमें a की x की जगह क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी ये इक्वल 9 आ गया। इसी तरह b के लिए क्या करेंगे, b 2 इंटू 3 इक्वल कितना आ गया 6 आ गया, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। a का वैल्यू 9, b का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक, a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 6 आ गया। और इसमें क्या कहा है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस कितना होगा। तो ये का वैल्यू कितना है 9 और b का वैल्यू कितना है 6, और a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मतलब 9 9 जा 81 और 6 6 जा 36, इनको सेपरेट करोगे कितना आएगा 45 आएगा, इनको 45 आएगा। तो यहाँ पर कहाँ है 45, ठीक, ये आपका हो गया राइट आंसर। 74 देखते हैं, 74 क्या दिया गया है, 74 दिया गया है यदि इतना का गुणनखंड इतना है तो अन्य गुणनखंड क्या होंगे। तो सिंपल इसके लिए कुछ मत करो, इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, इसके लिए सिंपली आप ये जो नंबर दिया है ना इससे इसको डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, x माइनस 2 डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ठीक है। अब देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो जो आंसर होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। सिंपल 6 क्लास 7 क्लास का स्क्वायरिंग है, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो एक्स का एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स का हो गया -2x² हो जाएगा। सिंपली आप क्या करो, इसको सिंपलीफाई कर दो, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया 6x² -3x और -18 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर 6 है, 6 1 जा 6, यानी यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया, तो ये क्या होगा -12x हो जाएगा। माइनस प्लस दिस कैंसिल, माइनस प्लस, तो यानी ये आपका क्या होगा 12 3 9x -18। अब यहाँ पर 9 है प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, और 9 जा 1 9x और 9 2 जा 9 दूनी 18, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 0 आ गया। मतलब आपका क्या आ गया x² प्लस 6x प्लस 9, और इसका क्या करो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, तो x² प्लस 3 3 जा 9 3x प्लस 3x प्लस 9, तो x प्लस 3 और x प्लस यहाँ पर एक हो जाएगा 3 और उसके बाद में x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका होगा x प्लस 3 और x प्लस 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया x प्लस 3 और x प्लस 3, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। सिंपल क्या था, इससे इसको डिवाइड कर दो, जो आपका डिवाइजर्स आया उसका क्या कर दो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है कि गणित की एक परीक्षा में 20% प्रथम श्रेणी, गणित का जो परीक्षा है उसमें क्या है कि 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं यदि दत्त को पाई चार्ट में वृत्तरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी की संगत केंद्रीय कोण क्या है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पाई चार्ट जो होता है ये हमेशा क्या होता है 360 डिग्री को फॉलो करता है, हमेशा 360 को डिग्री को फॉलो करता है ना। जो पाई चार्ट है ये हमेशा क्या होता है 360 डिग्री को फॉलो करता है। तो क्या करेंगे, इसमें कितना दिया है 20% छात्र, कितने दिए हैं 20% छात्र, तो सबसे पहले 1% की फाइंड कर लें। तो 1% का क्या हो जाएगा 360/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.6, कितना हो जाएगा 3.6, और कितना है 20% की बात कर रहा है, तो 20 इंटू 3.6, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 36 दूना 72, यानी कितना आ गया 72 डिग्री। कोई है इसमें लो सी आपका होगा सिंपल। ठीक है, ज्यादा दुनियादारी मत देखो, सिंपल ट्रिक लगाओ, सॉल्व करो और पास होकर के चले जाओ जॉब लो। ठीक, निम्नलिखित में से दी गई कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें से क्या करना है त्रिभुज की काउंटिंग करनी है। तो त्रिभुज की काउंटिंग करने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद में फिर बात करें 9, उसके बाद में फिर बात करें आपका क्या हो गया 10, उसके बाद में फिर 11, उसके बाद में फिर अगर बात करें तो 12, उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो क्या होगा 12 के बाद में ये आपका क्या हो गया 13 14, और फिर ये आपका क्या है 15। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 15 हो गए, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। टोटल 15 ट्राइंगल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्लास ईयर्थ का एनसीईआरटी है, ये क्लास ईयर्थ का एनसीईआरटी है। ठीक है, उसमें ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए इसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या है कि उसका एक साइड जो है, जो समांतर चतुर्भुज है ये आपका क्या है ए बी सी डी, और इसमें उसने क्या कहा है कि उसका जो वैल्यू है साइड का एडी कितना दिया है, मतलब जो लंबाई है, लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण कितना है 26 है, कितना है 26 है। तो दूसरे विकर्ण का हम लोगों को क्या करना है बताना है, दूसरे विकर्ण का हम लोगों को क्या करना है बताना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली इसने क्या कहा है कि इसने जो है दूसरे विकर्ण की लंबाई मतलब एसी हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है, एसी हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सॉल्विंग।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस ट्राइंगल को माने ए डी बी को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल 2AO स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर है, तो एओ जो है, एओ वो किसके है, वो जो है 2AC के क्या है, हाफ है ना। एओ जो है वो 2AC के हाफ है, और AC इक्वल अगर हम जो एओ इक्वल क्या है, अगर हाफ AC लिखेंगे तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, 2AO हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। तो अब AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल इतना, AD कितना है 11, AB कितना है 17, और ये 2AO स्क्वायर, तो 2AO स्क्वायर तो पता नहीं कि 2AO कितना है, AO स्क्वायर, बट 2OD पता है, क्योंकि ये पूरा कितना है 26 है, तो 26 का आधा कितना होगा 13 होगा, तो यानी ये कितना होगा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, तो ये 11 की देखिए 121, और ये कितना होगा 289, ये कितना होता है 289 होता है, ये 2A स्क्वायर, और ये 13 ये 169, 169 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 338 आएगा, 338 आएगा। अब क्या करो, 2A स्क्वायर इक्वल ये आपका क्या हो गया 9 1 10, और 8 8 और 2 10, और 1 11, 2 1 3 1 4, तो ये 410 माइनस 338, तो 2A स्क्वायर इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा, और AO स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 6 आएगा, AO स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 6 आएगा, आई मीन AO, ये आपका जो है ये टोटल आएगा 72, और इसको अगर 72 से 2 को गुणा करोगे तो आएगा 36, यानी AO इक्वल कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग जब रूट लगेगा तो हो गया, AO इक्वल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर AO इक्वल 6 सेंटीमीटर है तो AC क्या होगा, AC इक्वल क्या होगा AO प्लस OC, और AO इक्वल क्या है OC है, AO इक्वल OC है, यानी अगर AO 6 है तो OC क्या है 6 है, तो 6 प्लस 6 इक्वल कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 दिया गया है, 80 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 80 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, क्या करना है मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3 5 5 19 7 41 9 दिए गए हैं, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 3 और 5 के बीच कितना गैपिंग है, 3 और 5 के बीच कितना है गैपिंग 2 का है, और 5 और 7 के बीच कितने का गैपिंग है 2 का है, और 19 और 41 के बीच कितने का गैपिंग है, चलिए यहाँ पर ड्रा करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, 3 5 5 19 7 41 9 और बॉक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, अगर हम 5 और 9 में डिफरेंस 19 में देखें तो कितने का है 14, कितने का 14 का ना। 19 से अगर हम 41 को देखें, 19 से 41 को देखें तो कितने का गैप है 22 का, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में अब क्या होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका इसमें कितने की गैपिंग है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि 14 और 22 में कितने की गैपिंग है प्लस 8 की, कितने की है 8 की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें जो है 14 और 8 कितना होता है 22, और 22 और 8 कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, यानी अगर 41 में हम लोग 30 ऐड करें तो कितना होगा 71 होगा, कितना होगा 71 होगा, और 22 और 30 में अगर हम लोग देखें तो कितने का है प्लस 8 है, यानी 71 होगा, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 144 है, सॉरी ये 144 लिखा है 144 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए 10th क्लास का एक फार्मूला है, ठीक है, इसके लिए 10th क्लास का एक फार्मूला है जो क्या होता है जो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल होता है HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दिया है, यदि एक संख्या 36 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरा क्या होगा x मान लेते हैं, HCF कितना दिया गया है, HCF आपको 12 दिया है, और ये कितना दिया 144 दिया है, x इक्वल कितना हो जाएगा 12 144, और आगे देखें अगर
कितना हो गया 36। अब 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना होगा 36 होगा। और ये कितना, ये आपका जो है जब एक्स इक्वल करोगे तो तीन, तीन चौको 12, तीन चौको 12, 2 और 3 8 24, यानी एक्स इक्वल कितना आ गया 48 आ गया। एक्स इक्वल कितना आ गया 48 आ गया, यानी बी आपका क्या है राइट आंसर। बी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 83 है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या इस वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि 10% की वृद्धि हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। सिंपल क्या है, इसका एक फार्मूला है। ठीक है, इसका क्या है एक फार्मूला है, याद रखना। इसी फार्मूले पर क्या करो, ये होता है 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। ठीक है, ये एक फार्मूला है, इसी पर पुट कर दो 2। और ये कितना है, कितने परसेंट होता है 10, ए 10 का स्क्वायर बाई 100, 20 प्लस 100/100, दिस कैंसिल, कितना बचा भाई 20, कितना बचा आपका 20। अब ये सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो ये कितना हो गया +1, तो ये कितना होगा 21। ठीक है 21, क्योंकि ये +1 था ना, तो 21 आपका कहाँ, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 85 दिया गया है। 85 में क्या है, इसमें बताया गया कि कौन सा विभाज्य है, कौन सा विभाज्य, तो इसके लिए ज्यादा नौटंकी नहीं, जिसपे 0 आ रहा है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अदरवाइज थोड़ा सा अगर शौक है निकालने का तो देखो इसको क्या करो, 2x³ पी ऑफ एक्स आपको दिया गया है x² - 2x - 1। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से अगर देखा जाए, इसका कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन में इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो x² कॉमन ले तो x² में क्या हो जाएगा 2x + 1, और इधर ये क्या हो जाएगा -1 2x + 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है 2x + 1, तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। 86 की बात करें, विकास 49 छात्रों को की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी में उसका क्रम क्या होगा। जो विकास है उसका लास्ट अगर हम लोगों को पता करना, तो देखो टोटल कितने हैं 49 बच्चे हैं, कितने हैं 49, ध्यान से सुनना, टोटल कितने बच्चे हैं 49 बच्चे हैं। और विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, कितने पे है 18वें में, तो आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। अगर वो 18वें पे है तो आखिरी का जो क्रम होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है 17 के बाद में क्या आता है 18 के बाद क्या है, मतलब 17 आता है, 18 से पहले क्या आता है 17 आता है, तो 49 - 17 क्या हो जाएगा, आप इसको सेपरेट कर लो, तो 9 7 2 और 4 1 3 32 होगा, क्या होगा 32 होगा। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है 88। 88 में दिया गया है रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो लल्लन रतन के किस दिशा में है। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर डायरेक्शन बना लें। अब ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ये है। अब इसमें क्या कहा है कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, यानी यहां पर अगर हम लोग पवन मान लें कि ये कौन है, ये जो है पवन है, कौन है पवन। तो अब यहां पर हम लोग पवन लिख दें कि ये कौन है पवन, और पवन जो है वो रतन के क्या है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या हुआ ये हुआ, और ये कितना है 40 मीटर, कितने 40 मीटर पर, और ये इनका नाम क्या है रतन, इनका क्या नाम है रतन। ठीक है, ये रतन है। अब देखो उसके बाद में यदि लल्लन पवन से 40 मीटर, यदि लल्लन पवन से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, और कितना है 40 मीटर, क्या नाम है इनका लल्लन। ठीक है, तब लल्लन लल्लन रतन के किस दिशा में होगा, जो लल्लन होगा वो रतन के किस दिशा में होगा। तो देखो जाहिर सी बात है रतन जब इनको देखेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में ही देखेगा, और इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ईस्ट क्या होगा आपका पूर्व दिशा, क्या होगा पूर्व दिशा, क्योंकि लल्लन ऐसे तो देखेगा नहीं भाई, इस टाइप का तो देखेगा नहीं, क्योंकि ये साउथ के पैरेलल तो है नहीं, जब भी देख रहा है तो कुछ इस तरह से लल्लन को देख रहा है, तो ये क्या है ईस्ट के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया पूर्व हो गया, क्या हो गया पूर्व हो गया। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपका 98 है, सॉरी 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 में क्या है इतनी की मध्यिका बतानी है, इतने की क्या है मध्यिका बतानी है। तो देखो मध्यिका के लिए क्या है, सबसे पहले इसका असेंडिंग फॉर्म लिख लें। तो देखो असेंडिंग फॉर्म में फटाफट लिख देता हूं, इसमें असेंडिंग फॉर्म क्या हो जाएगा
-48, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होगा 0, उसके बाद में फिर 2.3, 3.5 और 3.9, 4.6, 5.2, 6.1, 7.6 और 8.2 और 9.3 और 12.7, यही है ना इतनी। अब इसमें क्या है, टोटल काउंट कर लो कि कितने नंबर्स हैं, तो टोटल काउंट कर ले रहे हैं कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं और उसके बाद पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 का मतलब क्या हो गया, 7 यानी 6 और 7 आएगा। देखो 6 और 7 पर कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर देखा जाए तो यही दो नंबर आ रहे हैं 6 और 7 पर। चलिए माध्यिका बताते हैं। माध्यिका का मतलब क्या हो गया, 4.6 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही हो गया। ऐड करोगे कितना आएगा 99.2, सब इसका मल्टीप्लाई करोगे 49 हो गया, कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। यानी 4.9 आपका क्या आ गया राइट आंसर। इसमें है कहीं हाँ बी आपका क्या हो गया राइट आंसर, ठीक। इसके बाद में फिर 92 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है। तो 92 में क्या है आपको, इसमें बताना है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय परसेंटेज बिताता है। वो जो है सोने की तुलना में खेलने में कितना समय कमाता है, यही बताना है सीधा सीधा सा बात। तो देखो पाई चार्ट जो कितना हमेशा 360 को फॉलो कर रहा है और इसमें बात किसकी की गई, सोने और खेलने की, सोने और खेलने की गई है। तो सोता बच्चा खेल कितना रहा है 30, कितना है 30 खेल रहा है ना, और सो कितना रहा है 120, यानी यहाँ पर क्या करो 30 120 इंटू 100, ठीक है, उल्टा कट गया, कोई नहीं एक ही बात है। अब इसमें 4 और 4 2500, तो कितना आ गया 25 आ गया, खत्म है, कोई 25 इसमें, ये सी है ना आपका, सी क्या हो गया राइट आंसर, सी आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताना है ए बी सी डी ई तथा एफ 6 गांव हैं, डी ए के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, कुछ इस तरह से। तो चलो इसका एक डायग्राम पहले ड्रा करते हैं, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है, एक डायग्राम। तो डायग्राम के लिए हम लोग क्या करें, ये आपका डायग्राम, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। अब इसमें क्या कहा है, और यहाँ पर ये आपका क्या सेंट्रल पॉइंट। अब इसमें इसने क्या कहा है सबसे पहले, तो इसमें कहा इसने कि डी जो है वो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। डी मान लो कि यहां पर है, ठीक है, डी जो है वो यहां पर है और डी के 1 किलोमीटर में ये क्या है एफ है, और वो भी किस दिशा में है, पश्चिम में है, यही ये बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, यानी ई मान लो कि यहां पर है, अगर ई अगर हम यहां मान लें कि ई जो है वो कहा यहां पर है, और इसके 1 किलोमीटर पूर्व में क्या है बी है, 1 किलोमीटर पूर्व में क्या है बी है। अब देखो ई के 2 किलोमीटर उत्तर में क्या है ए है, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में क्या है ई है, तो ये आपका 1 किलोमीटर हो गया, इसके आगे 2 किलोमीटर मान लो, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या है ए है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये कितना है 2 किलोमीटर से, ये कितना है 2 किलोमीटर। इसके बाद में फिर ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, यानी यहां से 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, क्या है सी है 1 किलोमीटर, ठीक है, कितना 1 किलोमीटर। अब बात करते हैं ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है, इसके दक्षिण में क्या है 1 किलोमीटर में डी है। तो एक कतार में पढ़ने वाले 3 गांव कौन से हैं जो एक ही लाइन में पढ़ते हैं, तो जरा गौर फरमाओ इस पे, थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। अगर हम लोग ध्यान दें तो जो हमारा ए है, डी और ई ये क्या है, ये सभी एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब ए डी ई आपका क्या है राइट आंसर, ए डी ई क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल,
इसके लिए हम लोग क्या करें कि इनका क्या है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, x है। तो मान लो कि जो नंबर है कोई x है और क्या है x प्लस आपका क्या है 24 है, दूसरी संख्या क्या है 24 है ना, और तीसरी y मान लो इक्वल 100 मान लो, सिंपल सा इतना मान ले। अब देखो इन सभी को ऐड कर दो, x प्लस 24 प्लस वाई इक्वल 100, ठीक है। ये क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 24 को सेपरेट करोगे कितना है 76 होगा। ये आपका क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल 76, ठीक। x इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसमें हम लोगों का जो y का वैल्यू है ये हम लोगों को नहीं पता है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करें, y का वैल्यू हम लोग कैसे लाएं, तो y का वैल्यू क्या है कि यदि दूसरे संख्या 24 से अधिक हो, या दूसरी संख्या जो हो वो क्या हो 24 से अधिक हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखो 2x जो है, अगर 2x क्या है, अगर 2x यहाँ पर ये क्या है इवन है, अगर 2x इवन है तो y भी क्या होगा, y भी आपका क्या होगा इवन होगा, ठीक है। y भी आपका क्या होगा इवन होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इक्वल क्या होगा 76। तो x इक्वल अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, ये आपका 74 बाई क्या होगा 2 होगा। तो x इक्वल क्या होगा 37, x इक्वल क्या होगा 37 होगा, ठीक। x इक्वल 37 होगा। तो अब आइए इसकी बात कर लेते हैं, x की जगह पर 37 प्लस 24 इक्वल 61, आपका ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99 और 100, दो क्वेश्चंस मात्र बचे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 99 में आपको दिया गया है डेट को अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अगर डेट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो कम का कोड क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डेट को कुछ इस तरह से लिखते हैं तो कम का कोड क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए एक ही तरीका है, इसके लिए हम लोग क्या करें कि जो ये ए बी सी डी ई एफ है ना, इन सभी को क्या करें कोडिंग में लिख लें, इन सभी का क्या करें एक कोड लिख लें, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, इसका कोड की, इसका कोड क्या होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच का कोड क्या है। बहुत ही दिमागदार ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें ए बी सी डी लिखें, तो हम लोग यहीं पर लिख ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू। अगर ये याद हो तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि फिर लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा ना। तो सिंपली अगर हम बात करें डेट की, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1 2 3 4, और इसी तरह हम उल्टा लिख लें इसको, जेड, जेड के बाद में क्या आएगा, अगर हम लोग देखें उल्टा में देखें तो जेड होगा, फिर क्या होगा वाई, फिर एक्स, उसके बाद में फिर क्या होगा डब्ल्यू होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा वी यू यू एस टी, तो यानी टी हो गया, फिर क्या होगा यस होगा, फिर आर होगा। तो कुछ इसी तरह से होगा। अब ध्यान दो इसमें, ये मैं थोड़ा सा इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। अब देखो डी क्या है, डी बराबर क्या है डब्ल्यू है, यानी अपोजिट जो नंबर्स हैं, ठीक है। ए बी सी डी सेम है, फिर जेड वाई डब्ल्यू उसको उल्टा लिख दिया गया, तो डी के अपोजिट क्या है डब्ल्यू है, डी के अपोजिट क्या है डब्ल्यू है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट आपका क्या है जेड है, ए के अपोजिट क्या है जेड है, ध्यान से देखो। उसके बाद में फिर टी कहाँ है आपका, टी, टी के अपोजिट क्या है, टी के अपोजिट आपका क्या है जी है, ठीक है, टी के अपोजिट क्या है आपका जी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो सेम ऐसे अगर हम लोग बात करें कम की, सी ओ एम ई, कम की अगर बात करें कि कम को किस टाइप से लिखा गया, तो कम जो है, अब सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है आपका यक्स है, सी के अपोजिट क्या है यक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। फिर वो का ऐसे हम लोग जब लिखते जाएंगे तो वो के अपोजिट क्या हो जाएगा, वो के अपोजिट क्या होगा यल हो जाएगा, वो के अपोजिट क्या होगा यल हो जाएगा, ऐसे जब हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। पी क्यू जैसे यश टी आर हो गया, फिर आर के बाद क्या हो जाएगा, आर के बाद क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद में फिर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी के बाद में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। ऐसे मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जब हम लोग लिखते जाएंगे तो वो क्या होगा एक अपोजिट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे यम का क्या हो जाएगा, यम का अगर हम लोग देखें तो यन होगा, भाई यम का अपोजिट क्या होगा यन होगा,
और ई का अपोजिट क्या होगा? अगर हम लोग ई की बात करें तो ई के जगह पर क्या आएगा? वी आएगा। ई के जगह पर क्या आएगा? बी आएगा। ध्यान से देखो, ई के जगह पर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक्स एल एन वी, एक्स एल एन वी, एक्स एल एन बी, इसमें कोई है? एक्स एल एन बी, ये आपका ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, सिंपल हम लोग, इसमें क्या कहा है कि आपका यहां पर कौन सा नंबर्स होगा, यहां पर कौन सा नंबर्स होगा। तो देखो इसके लिए अगर हम लोग फर्स्ट बॉक्स को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बॉक्स को ध्यान से देखो, अगर 119 डिवाइडेड 17 इतना करें, ठीक है, इंटू 3, अगर इतना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसको 17 को अगर 119 इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 आएगा, और गुणे 3 21 आ गया, 7 से 21। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जो 23 है, 23 को अगर 184 को अगर 23 से भाग करते हैं और क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 184 को अगर हम लोग 23 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आपका 9, 8, 8 से 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा, और 8 गुणे 3 8 से 24, मतलब ये भी आपका आ गया 21, ये भी आपका आ गया। ठीक, तो ऐसे ही कुछ नंबर्स होंगे जिसमें क्या है कि यहां पर मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम लोग सिंपली 174 डिवाइडेड एक्स इंटू क्या कर दें? 3 कर दें। इतना समझ में आया? इक्वल क्या कर दें? 18। क्या कर दें? 18 कर दें। ठीक है, अभी देखो इतना अगर हम लोग कर दें, 18 से अगर इसको डिवाइड कर दें, 18 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका सिंपली एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? ये अगर हम लोग बात करें 3x इक्वल ये कितना आ जाएगा? 522 आ जाएगा, 522। यानी x इक्वल कितना होगा? 522 बटे 18, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। x इक्वल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।